हेलो आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दैट इज वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल, यानी अपोजिट अपोजिट सेक्स का हम लोग बात करेंगे। वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे। गैमिट फर्दर फ्यूज होगा, है ना, जायगोट का डेवलपमेंट होगा, जायगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो डेवलप करके फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस दैट इज मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स लिखने के लिए हमें जरूरी है, तो ये देख सकते हैं। टू इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट क्या होता है, आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। गैमीट वैसे स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स है जो कि न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने में मदद कर सके, या उन्हें हम क्या कहते हैं, गैमिट्स कहते हैं, या उन्हें सेक्स सेल्स भी कहते हैं। तो ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होंगे लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। जैसे हम लोग पिछले क्लास में ये ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखे थे कि जो भी ऑफस्प्रिंग थे वो अपने पेरेंट्स से क्या थे, बिल्कुल आइडेंटिकल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, सिमिलर होंगे लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो ये जो डिसिमिलरिटीज थोड़ा बहुत जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तो ये आ रहा है वेरिएशंस के वजह से। ठीक है, वेरिएशंस नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पेसीज। तो ये वेरिएशन होता क्या है, इसे हम लोग आगे देखें। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन एनिमल्स, और दूसरा वो है हमारा प्लांट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चलेंगे। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या, ध्यान दीजिए। जिस समय गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं गैमिट का फॉर्मेशन जो होता है ये मियोसिस, है ना, मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन होता है। एक पेरेंट सेल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक। अब ये जो हैप्लॉइड जो कंडीशन बना, यानी कि ये जो हमारा जो न्यू डॉटर सेल बना, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में अभी, ठीक है, अगर हम लोग किसी सेल को अगर ले, सोमैटिक सेल को अगर ले, तो अगर उसमें ये क्रोमोसोम्स का अगर नंबर देखे तो 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स मिलेगा। लेकिन ये जो गैमेट्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं, इसमें हमें मिलेंगे कितने, 23 बस। ठीक है, पेयर्स नहीं बोल रहे, 23 इन नंबर। ठीक है, आधा हो जाएगा। आधे वाले कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, हैप्लॉइड कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, तो जब ये दो नए सेल टूट रहे होते हैं ना, गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो डीएनए का है ना जो कॉपी उस समय जब बन रहा होता है, तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाता है, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ ना कुछ माइन्यूट एरर आ जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग सेकंड थर्ड वाले पॉइंट में, डीएनए कॉपी मैकेनिज्म आर लेस एक्यूरेट। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल हूबहू कॉपी नहीं बन पाता है, जिसके वजह से क्या आता है, वेरिएशंस आ जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक पेरेंट है, ठीक है, जिस समय उसका ये डिवीजन हो रहा होता है सेल का, डीएनए का कॉपी हो रहा होता है, तो हो सकता है कि डीएनए कॉपी करना होता है, करना हुआ उसका मतलब करना उसको था कि उसका बाल का कलर ब्लैक होगा, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, कोडिंग में कुछ डिफरेंस कर दिया, तो वो बाल का कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया। तो अब जो भी नया ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। यानी कि उनके पेरेंट्स में क्या था, ब्लैक कलर था, लेकिन अभी इस न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया, मतलब सॉरी, ये न्यू ऑफिस में क्या आ गया, ब्राउन कलर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। वेरिएशन है क्या, तो वेरिएशन, ये आप लोग एक मिनट मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ वेरिएशन क्या है। ये रहा, सबसे यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, वेरिएशन वैसे वैसे
वेरिएशन वैसे डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं स्पीसीज में पाए जाते हैं इन अलग अलग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज में पाए जाते हैं हम क्या कहते हैं वेरिएशन। जैसे कि मान लीजिए हम सभी लोग ह्यूमंस हैं लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जिनके ये जो ईयर लोब है ठीक है ईयर लोब ये कान पिन्ना वाला ये अटैच्ड है और कुछ लोग क्या है का बिल्कुल मतलब कि लूज है। तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो वेरिएशन करेंगे कि सेम स्पेसीज तो सेम है लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल्स में क्या है कुछ कैरेक्टर्स कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर कुछ स्ट्रक्चरल कैरेक्टर क्या है डिफरेंट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं वेरिएशन कह रहे हैं। ठीक है चलिए हम लोग वेरिएशन क्या होते हैं इस पर बात कर लिए डीएनए कॉपिंग का बात कर लिए मियोसिस का बात कर लिए और ये जो मियोसिस हो रहा होगा डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स होगा तो ये जाहिर सा बात है कि ये सेक्स ऑर्गन में या फिर गोनैड्स में होगा। ठीक है गैमेट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए अब गैमेट बन गया हुआ है हमारा। ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ तो डेवलपमेंट किसका होगा जाइगोट का डेवलपमेंट होगा जो कि एक सिंगल सेल्ड ये है स्ट्रक्चर है। ध्यान देना है सिंगल सेल क्यों क्योंकि मेल का न्यूक्लियस और ये मेल जर्म सेल का न्यूक्लियस और फीमेल जर्म सेल का न्यूक्लियस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं फ्यूज कर जाते हैं। दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों मिल गए तो डिप्लॉइड बना दिए तो सिंगल सेल एक बन रहा है। ठीक है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं जाइगोट कह रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं वेरिएशंस पे हम लोग बात कर रहे थे कि वेरिएशंस क्या है। आपके एनसीईआरटी में भी ये इस पॉइंट को मेंशन किया गया हुआ है कि वेरिएशन क्या है ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन वेरिएशन पे हम लोग चर्चा कर लिए हुए हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो भी पाए जाते हैं इंडिविजुअल्स में ऑफ सेम स्पीसीज उसे हम लोग क्या कह रहे हैं वेरिएशंस कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ इस एग्जाम्पल में बात करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स पर भी हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉन्ड है ना एक पानी है तालाब है उसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या कर सकते हैं 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर को झेल सकते हैं यानी कि सरवाइव कर सकते हैं। अगर उनसे ज्यादा होगा तो वो उनका डेथ हो जाएगा। तो क्या हुआ जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे तो उनके अंदर भी जिस समय उनका डीएनए कॉपी हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ माइन्यूट एरर आया होगा जिसके वजह से कुछ वेरिएशन आ गए। अब जो वेरिएशन आया है ये इससे हो सकता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ है उसके अंदर और ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करने का क्षमता हो जैसे कि जो पहले वाला जो उसका पेरेंट्स था वो 20 to 25 डिग्री तक ये टेम्परेचर को झेल सकता था लेकिन अब जो नया जो जनरेशन आया है वो 30 डिग्री तक टेम्परेचर को क्या कर सकता है टॉलरेट कर सकता है। किसी कारणवश उस तालाब का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है या उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो पहले था 20 डिग्री अब हो गया मान लेते हैं 28 डिग्री। ठीक है तो जो भी पहले वाला जो पेरेंट था ऑर्गेनिज्म ठीक है 20 to 25 डिग्री तक जो टॉलरेट कर सकता था वो तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मर जाएगा लेकिन जो न्यू ऑर्गेनिज्म था जो न्यू बैक्टीरिया ठीक है वो क्या हुआ कि आसानी से उसको टॉलरेट कर लेगा तो उस पॉन्ड वाटर में या फिर उस इको ये वाटर बॉडी में जो न्यू बैक्टीरिया था उसका पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा इसे हम लोग कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ध्यान दे रहे हैं ना। तो इससे हो क्या रहा है इसका फायदा क्या है कि ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में मदद कर रहा है सर्वाइवल करने में मदद कर रहा है और इस जेनेटिक पूल में ठीक है जेनेटिक डायवर्सिटी आ रहा है। ठीक है और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि एक सेकेंड मान लेते हैं कि ये कुछ आपका ना एक कुछ बैक्टीरिया जो रेड कलर का है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बैक्टीरिया क्या हुआ ये ये बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली है जब उनको नॉर्मल बैक्टीरिया ठीक है वो नॉर्मल बैक्टीरिया जब धीरे धीरे डिवाइड कर रहा था तो उसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया को उन्होंने फॉर्मेशन किया होंगे यानी कि उनका जो ऑफ स्प्रिंग था कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि क्या कर रहे थे जो कि आसानी से ये जो एंटीबायोटिक्स है उसको सरवाइव
कर पा रहे थे, यानी कि उनके प्रति रेसिस्टेंट को डेवलप कर लिए हुए थे। तो अगर फिर ऐसा होगा कि जो पुराने जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे, अगर उनको एंटीबायोटिक्स के एक्सपोजर में रखा जाएगा तो वो पुराने वाले बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, लेकिन ये जो न्यू बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ब्लू कलर वाले हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंट हो चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके उनका क्या हो जाएगा, उनका जो ये जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुनिए। पहले कुछ मॉथ स्पेसीज थे, ठीक है, पहले कुछ मॉथ थे, इसके बाद इनके अंदर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होते होते ध्यान दीजिएगा इसके कलर को, जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ वेरिएशंस आए। तो वेरिएशन जो आए, तो इनका जो न्यू जनरेशन हुआ, ये जो डार्क कलर का दिख रहा हो ना आपको मैप, है ना, ये डार्क कलर वाला मैप, न्यू वेरिएशंस आए और ये न्यू जनरेशन आए। तो आप लोग देख ले सकते हैं कि जो डार्क कलर वाला मॉथ है ये ज्यादा कैमोफ्लाज है, यानी कि ये आसानी से नहीं दिख रहा है, लेकिन जो व्हाइट कलर वाला जो मॉथ है वो आसानी से दिख जा रहा है। ठीक है, तो व्हाइट कलर वाले मॉथ को आसानी से जो भी उसका प्रे होगा वो उसको ले जाएगा, लेकिन जो डार्क कलर वाले थे वो क्या रह जाएंगे, मतलब बचे रह जाएंगे। तो आने वाले समय में हम क्या देखेंगे, जो व्हाइट कलर का जो पॉपुलेशन था वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और जो ब्लैक कलर वाले जो पॉपुलेशन थे, जो मॉथ थे, उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन। तो वेरिएशन कभी कभार हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय वेरिएशंस मतलब कि ये एडवांटेजेस हो। जैसे कि इसको अगर ठीक उल्टा कर लेते हैं कि अगर ब्लैक कलर वाले मॉथ हैं, ठीक है, इनके अंदर ये जब न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस किए तो कुछ वेरिएशन के कारण व्हाइट कलर वाले आ गए, तो व्हाइट कलर वाले तो आसानी से दिख जाएंगे, उनका प्रे उनको ले जाएगा। तो वेरिएशन कभी कभी हेल्पफुल नहीं भी होता है। तो ये टोटली नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, डार्विन का थ्योरी हम लोग, ये देखिए हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। बैक्टीरिया जो कि ये पॉन्ड में रह रहा है और वाटर के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के प्रति टॉलरेट था, और जब वो बढ़ता है तो धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं दुनिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स के कैटेगरी में आते हैं, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर को छोड़ के जो कुछ भी है प्लांट का, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएगा, हमारा ये वेजिटेटिव पार्ट हो जाएगा, और फ्लावर हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये स्पेशली किस में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, सामने आपके फ्लावर का एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे फ्लावर का। तो फ्लावर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसे हम लोग पिस्टल के नाम से जानेंगे, या इसी को कहीं कहीं आप देखिएगा कार्पल के नाम से देख जानेंगे, या हायर क्लास में इसे गायनोसियम के नाम से जानेंगे। ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, फ्लावर में दूसरा पार्ट जिसे हम कहेंगे स्टामेन, क्या कहेंगे, स्टामेन, जो कि कौन पार्ट होगा, मेल पार्ट होगा। या हायर क्लास में इसे हम लोग एंड्रोसियम के नाम से आगे जानेंगे। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब दूसरे जो फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट्स जो ब्राइट है ना, अलग अलग कलर के जो हमें दिखाई देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पेटल्स। ठीक है, और अगर एक है
सिर्फ एक पत्ता है ना जो कलरफुल है, तो उसे हम लोग कहेंगे पेटल्स, और पूरे ग्रुप को हम लोग कहेंगे कोरोला। ठीक है, क्लास 12 का है लेकिन बात आप सब थोड़ा बहुत जान सकते हो। ठीक है, पेटल सिंगल, और ग्रुप में जो पेटल्स होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला। वैसे ही जो प्लांट्स के ठीक नीचे है ना, ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं सेपल। ठीक है, सिंगल रहेगा तो सेपल, और अगर ग्रुप में रहेगा पूरा तो उसे हम लोग कहेंगे कैलिक्स। याद रखने के लिए सेपल, पेटल, कैलिक्स, कोरोला। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, यानी कि पिस्टल। जरूरी नहीं है कि किसी फूल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें। कभी कभी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करें एक साथ, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही एग्जिस्ट करे। जब दोनों एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम लोग कह देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। लेकिन जब सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम लोग कह देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें अगर सिर्फ फीमेल वाला पार्ट हो, ठीक है, उस फ्लावर में सिर्फ फीमेल वाला पार्ट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे पिस्ट्रिलेट फ्लावर। और अगर सिर्फ मेल वाला पार्ट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे स्टेमिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग देखेंगे पिस्टल के बारे में जब, या कार्पेल या फिर गायनोसियम के बारे में। तो इसमें टोटल तीन पार्ट है। स्टिग्मा, जो कि एक स्टिकी सरफेस है, जहां पे क्या होगा कि मेल जर्म सेल आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन के नाम से आगे जानेंगे। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टाइल। और फाइनली एक ओवरी, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, ओव्यूल होगा, और उसी के अंदर क्या होगा, फीमेल एग बड़ा हुआ, जो कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मेल पार्ट, यानी कि एंथर के बारे में, सॉरी स्टामेन के बारे में। तो स्टामेन में टोटल दो कंपोनेंट है ना। ये जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसे हम लोग कह रहे हैं एंथर। और एक जो है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट ही कह रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एक बार ध्यान से, क्या किस किस चीज के बारे में हम लोग बात किए, सेपल्स के बारे में बात किए हैं। सेपल क्या था, ये जो ग्रीनिश पार्ट था ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक रहेगा तो उसे कहेंगे सेपल, और ग्रुप में रहेगा तो कैलिक्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेटल्स। तो जो भी ब्राइट कलर है, ठीक है, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि मेल मेल गैमेट को, या फिर कह सकते हैं मेल जर्म सेल को, या पॉलन ग्रेन को एंथर से उठा के फिलामेंट तक लाने में मदद करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो गया। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर्स के बारे में थोड़ा बता दें कि बीज हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, विंड हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है। चलिए, स्टामेन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, जिसमें दो पॉइंट्स है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में ही क्या होता है, हमारा येलोइश स्टिकी पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है, जो कि क्या कैरी करता है, मेल जर्म सेल। एक पॉलन ग्रेन दो मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। ध्यान देने वाला बात, एक पॉलन ग्रेन दो मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये रहा स्टामेन और पिस्टल, यानी कि फीमेल पार्ट। इसमें हम लोग देख चुके हैं, ओवरी के बारे में देख चुके हैं, जो कि क्या कैरी करेगा, फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल को कैरी करेगा। स्टाइल, मिडल इलोंगेटेड पार्ट, यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, स्टिग्मा स्टिकी लेयर। ठीक है, बात कर चुके हैं इस पर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये है स्टामेन है, यहाँ पे हमारा एंथर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स, और ये फाइनली ये जो ट्यूब लाइक फिलामेंट जिसे हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल,
ठीक है, यानी कि या तो पिस्टल को कैरी करेगा या फिर क्या बोलते हैं स्टामेन को कैरी करेगा। और बाइसेक्सुअल जिसमें स्टामेन और पिस्टल दोनों बोथ हो गए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल पपाया, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मस्टर्ड। ठीक है, ध्यान देना है। अब ये जो पॉलिनेशन हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनेशन यानी कि पॉलन ग्रेन एंथर से लेके स्टिग्मा तक के जाने का प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, पॉलिनेशन। और जो जाने में मदद करे उसे हम लोग कह रहे थे पॉलिनेटर। तो ये पॉलिनेशन दो तरीके के हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान देने वाला बात ध्यान से सुनना। सेल्फ पॉलिनेशन वैसा पॉलिनेशन होता है जिसमें सेम फ्लावर, ठीक है, कोई एक प्लांट है, किसी एक फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, या किसी एक एंथर से सेम फ्लावर सॉरी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर। आपको इससे मैं बताता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये एक हमारे पास ये एक फ्लावर है और ये एक दूसरा फ्लावर है। ध्यान से सुनिए, अगर एक ही फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा पे चला जाए उसे हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या अगर एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पे चला जाए लेकिन प्लांट क्या है, सेम, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर सेम ही फ्लावर में हो रहा है तो उसे हम लोग कह देंगे ऑटोगैमी। और अगर प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, जिटनोगैमी। ओके, ध्यान देने वाला बात, अगर प्लांट अब अलग अलग है, ठीक है, अगर एक फ्लावर एक दूसरे प्लांट से दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट में अगर चला जाए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। पॉलन पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लाई कर गया। अब क्या होगा यहाँ पे, जो पॉलन ग्रेन है एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और पॉलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल यानी कि इसके तरफ ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पे स्टिमुलस कौन है हमारा, ये केमिकल, यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है और हमारा जो मूवमेंट हो रहा है ये केमिकल के तरफ हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म मूवमेंट का एग्जांपल है। हम लोग उस वहां उस समय चर्चा भी किए थे। एक जैसा कि हम बताए थे कि एक पॉलन ग्रेन दो मेल जर्म सेल को डेवलप करेगा, तो ये दोनों मेल जर्म सेल क्या करेंगे, इस पॉलन ट्यूब की हेल्प से इस एग तक आएंगे, और यहाँ पे हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होगा। क्लास 12th में हमें इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। अभी बस आप इतना समझिए कि मेल गैमिट आया और फीमेल गैमिट को यहाँ पे फ्यूज, फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज हो गया, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, क्लास 12th में इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी तक के लिए आप बस समझिए फर्टिलाइजेशन क्या है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो हमारा डेवलपमेंट किस में होगा, जायगोट का डेवलपमेंट होगा, और ये जायगोट फिर किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, देख सकते हैं। और अगर जब इस एम्ब्रियो को ये क्या कहते हैं, ये सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा और सुटेबल कंडीशंस मिलेंगे तो ये एम्ब्रियो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और एक न्यू सीडलिंग का डेवलपमेंट कर देगा। ठीक है, देखिए जो भी बात अभी हुआ यही सब है दिया हुआ। एम्ब्रियो को हम लोग फ्यूचर फ्यूचर प्लान्स कह रहे हैं। हाँ, एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि चना को अगर हम कुछ देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दें, और मतलब जैसे एक दिन के लिए फूलने के लिए छोड़ दें, तो उसमें से ना स्प्राउटेड सीड्स जिसको कहते हैं ना, उसमें से कुछ ऐसा जड़ जैसा बाहर आने लगता है और कुछ बाहर आने लगता है। तो इसी के एक डायग्राम है ना यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में करके भी देखना है। तो जब फूल गया और ऐसे चने को अगर हम आधा आधा है ना फाड़े,
तो हमें क्या दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहेंगे प्ल्यूम्यूल्स, जो कि फ्यूचर शूट होगा, जो कि आगे ऊपर का जो स्टेम है उसको फॉर्मेशन करेगा। और नीचे वाला को कहेंगे हम लोग रेडिकल्स, जो कि क्या होगा, फ्यूचर रूट, आगे नीचे आगे चलते वो रूट का फॉर्मेशन कर देगा। और ये कॉटिलीडन्स, उसके आसपास में ये जो फाक हमको दो दिखेगा ना, दो भाग में जो बटा हुआ है, उसे हम लोग कह देंगे कॉटिलीडन, जो कि क्या होगा, स्टोर्ड फूड। यानी कि जब सीड को जर्मिनेशन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से उस एनर्जी का रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, इसी कॉटिलीडन से हम लोग पूरा करें, वो मतलब प्लांट पूरा करेगा। ठीक है, कॉटिलीडन्स एक भी हो सकता है या कॉटिलीडन दो भी हो सकता है। अगर कॉटिलीडन एक मौजूद होगा तो उसके लिए हम लोग कहेंगे मोनोकॉटिलीडन प्लांट। और अगर कॉटिलीडन दो होगा, है ना, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दो अलग अलग, इसे हम लोग कहेंगे डाइकोटिलेडन प्लांट्स। ठीक है, और इसी के साथ आई थिंक ये ओवर हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये एक्टिविटी के बारे में हमने बात कर रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।